जनता-दल-यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सहयोगी मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, श्री विश्वमोहन कुमार जी, सिमरी बख्तियारपुर के माननीय विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी, निर्मली के माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध प्रसाद जी, पिपरा की माननीय विधायक श्रीमती सुजाता देवी जी, त्रिवेणीगंज की माननीय विधायक श्रीमती अमला देवी जी, छातापुर के माननीय विधायक श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी, सिंहेश्वर के माननीय विधायक श्री रमेश ऋषिदेव जी, सोनबरसा के माननीय विधायक श्री रत्नेश सदा जी, पूर्णिया जिले से धमदाहा की माननीय विधायक श्रीमती लेसी सिंह जी, रुपौली की माननीय विधायक श्रीमती बीमा भारती जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण सर्वश्री विजय कुमार वर्मा जी, श्री संजीव कुमार सिंह जी, जनाब इसराइल राई साहब, जनाब हारून रशीद साहब, हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद श्री रमेंद्र कुमार यादव रवि जी, जदयू के वरिष्ठ नेता विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री संजय झा जी, पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री परमेश्वरी निराला जी, पूर्व विधायक श्री विश्वमोहन भारती जी, पूर्व विधायक श्री गुंजेश्वर शाह जी, सहरसा के जनता-दल-यू के जिला अध्यक्ष और इस संकल्प रैली के कार्यक्रम के मंच संचालक श्री धनिकलाल मुखिया जी, सुपौल जिला के जनता-दल-यू के अध्यक्ष श्री रामविलास कामत जी, मधेपुरा जिला जनता-दल-यू के अध्यक्ष श्री सियाराम यादव जी, राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जनाब मुमताज आलम साहब, मंच पर विराजमान तीनों जिले सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानित साथी और नेतागण, जनता-दल-यू से जुड़े हुए विभिन्न स्तर के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण और इस संकल्प रैली में उपस्थित साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी को, तीनों जिले के जिला अध्यक्ष को, सभी माननीय सांसद और विधायकगण को, विधान पार्षदगण को और पार्टी के सभी सक्रिय साथियों को मैं सहरसा की इस शानदार और जानदार संपर्क रैली के संकल्प रैली के लिए मैं बधाई देता हूं। कोसी इलाके के लोग हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं और कोसी के विकास के प्रति और इस माटी की सेवा के प्रति हम लोग भी दृढ़ संकल्प हैं। हम एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं जब कोसी में महात्रासदी आई और हमने उस समय यही कहा था कि इस त्रासदी ने बहुत कुछ बर्बाद किया है कोसी में, लेकिन हम पहले से भी बेहतर कोसी
कोसी बनाएंगे। और आज भी जो कोसी पुनर्वास की योजनाएं हैं उसकी मैंने समीक्षा की है और समय सीमा के अंदर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। कुछ योजनाओं के बारे में भाई नरेंद्र नारायण यादव जी चर्चा कर रहे थे। 70 पुलों में से लगभग 50 पुल पर काम पूरा हो रहा है। बाकी पुलों का काम भी सितंबर महीने तक पूरा हो जाएगा। सिंचाई से संबंधित, ग्रामीण सड़कों से संबंधित जो परियोजनाएं हैं लगभग सबका टेंडर हो चुका है, कई निर्माणाधीन है। आवास की जो परियोजना थी उसमें कुछ मामलों में कुछ कठिनाइयां थी, उसको भी दूर करने के लिए हमने आज दिशा निर्देश दिया है। और यूं भी कोसी के विकास के लिए लगातार जब से हम लोगों की सरकार है हम लोगों ने काम किया है। मुझे खुशी है कि सरकार बनने के बाद जिस ढंग से कोसी नदी पर बलुआहा घाट में पुल निर्माण की मांग रखी गई थी उसका काम हम लोगों ने शुरू किया और बड़ी प्रसन्नता हुई उस दिन। 14 दिसंबर को जब हम लोग आए यहाँ लगभग 1.5 माह पहले और उस पुल का उद्घाटन भी हो गया और जितनी बड़ी संख्या में पुल के उद्घाटन के अवसर पर लोग उपस्थित हुए थे, सचमुच वह इस बात का परिचायक था कि लोगों की कितनी बड़ी आकांक्षा की पूर्ति हो रही है। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि और जगह पर काम चल रहा है। विजय घाट के पुल का भी काम चल रहा है तेजी से और जब केंद्र में काम करने का मौका मिला हम लोगों को तो हम लोगों ने कोसी महासेतु के निर्माण की परिकल्पना की, काम शुरू हुआ और रेल सड़क का पुल तो चालू हो गया और कुछ बरस से उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेलवे का पुल भी लगभग पूरा है। तो हम लोगों ने जो मिथिला 2 हिस्से में विभक्त था कोसी के कारण उसको जोड़ने की कोशिश की और आज दरभंगा इलाके से इस कोसी इलाके के बीच की दूरी घट गई और अब तो एक नहीं अनेक रास्तों का निर्माण हो रहा है और इस प्रकार से इस इलाके के विकास का मार्ग खुल गया। तो हम सदैव जो भी हम लोगों की कुवत है, ताकत है, उसके बदौलत हम आपकी खिदमत करते रहे। तो आपका जो स्नेह है, आपका जो समर्थन है, आपका जो प्यार है और आज इस संकल्प रैली में इतनी बड़ी हाजिरी से प्रकट हो रहा है, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा कि हम लोग समाज को एकजुट करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम बराबर कहा करते हैं कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार का विकास हो और उसी प्रकार से बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कोसी के इलाके का या मिथिला के इलाके का विकास नहीं होता। और हम लोगों का विश्वास न्याय के साथ विकास में है, समावेशी विकास में है। न्याय के साथ विकास का मतलब है सभी इलाके का विकास और समाज के सभी तबकों का विकास। हमने कोशिश की है कि विकास की किरण गरीबों के घर तक पहुंचे और हम लोगों को जब आपने मौका दिया, हम लोगों ने समाज का जो तबका मुख्य धारा से किनारे था, हाशिए पर था, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए पहल की। हमने जो दलित समाज के लोग हैं और दलितों में भी जो महादलित हैं उनको ऊपर उठाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई। पिछड़े वर्ग और पिछड़े में भी जो ज्यादा पिछड़े हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग, उनको आगे ले जाने की योजनाएं बनाई। हमने महिलाओं के विकास की योजनाएं बनाई। आधी आबादी लगभग महिलाओं की है और जो महिलाएं
घरों तक सीमित रह जाती थी, उनकी बुद्धि का, उनकी क्षमता का इस्तेमाल समाज के निर्माण में नहीं होता था। हमने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया और उसी का परिणाम हुआ कि लाखों की संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर आगे आई आज। और उसके साथ साथ हम लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया, तो समाज के जो तबके उपेक्षित थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, हाशिए पर के तबके को आगे बढ़ाने के लिए हमने योजनाएं बनाई। हमने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाएं बनाई, कृषि के विकास के लिए योजनाएं बनाई। हमारे बिहार का 76%, बिहार की 76% आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए हमने कृषि के विकास के लिए एक रोड मैप बनाया और उस रोड मैप पर अमल करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये सम्मान का विषय है कि जिस बिहार की चर्चा होती थी, धान का हो या गेहूं का हो, उस मामले में सबसे पिछड़ा, सबसे कम उत्पादकता। और आज मुझे खुशी है कि कुछ साल के परिश्रम के बाद आज देश में कौन कहे, धान के उत्पादन में बिहार के किसान दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। देश में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने कर कमलों से बिहार को सम्मानित किया। हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, भाई नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने जाकर पुरस्कार लिया। और अब खुशी की बात है कि अब दोबारा, पिछली बार तो मिला था धान के मामले में और इस बार मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं के उत्पादकता को लेकर के। तो कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने वाला है 10 फरवरी को। फिर भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजेंगे। तो इतने कम दिनों के अंदर खेती के मामले में इस बार सूखे जैसी स्थिति बिहार के बड़े भूभाग में उत्पन्न हुई और हम लोगों ने इसलिए इस बार धान की अधिप्राप्ति में जो खरीद मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके ऊपर 250 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस का निर्णय लिया और उसको लागू किया। तो हम किसानों को की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और देश का जो 76% तबका खेती पर निर्भर है, उसकी माली हालत में सुधार हो और तब सही मायने में बिहार का विकास होगा। तो चाहे समाज का उपेक्षित तबका हो या जिस पर हमारी जीविका सबसे अधिक लोगों की निर्भर हो, उन सब जो चीजों के विकास पर हम लोगों ने ध्यान दिया। आज उसी के चलते बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार के विकास का दर देश में अव्वल है। हम कोई दावा नहीं करते हैं, ये आंकड़े भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और आज से नहीं, न जाने कितने समय से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो आज जब बिहार का विकास दर बढ़ा है तो इसका श्रेय मुझको नहीं है, बिहार की 11 करोड़ जनता को जाता है, जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे काम किया। हमारे किसान, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी मेधावी है। अगर लोगों को अवसर मिलता है तो लोग अपनी ताकत दिखलाते हैं और यही हुआ है बिहार में। जब अवसर मिला, माहौल बेहतर हुआ है तो लोगों ने वो करके दिखा दिया है। आज जिसकी चर्चा बिहार में नहीं बाहर हो रही। तो आज हम आए हैं आपको धन्यवाद देने के लिए और ये हम लोगों को संकल्प लेना है कि बिहार को प्रगति के रास्ते पर हम ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बना रहे। जब शांति होती है, सद्भाव का वातावरण होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण होता है, समाज में सामाजिक तनाव नहीं होता है, लोग मिलजुल कर निवास करते हैं, प्रेम और भाईचारे का माहौल होता है, तो विकास की गाड़ी पटरी पर आगे सरपट दौड़ती है। लेकिन अगर समाज में किसी भी प्रकार की अशांति हो, अमन चैन में बाधा आए, तो फिर मुश्किलें आती है। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए
कि समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाए रखिए। हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा, एक राजनीतिक फैसला लेना पड़ा जून महीने में। हम लोग बिहार में सबको साथ लेकर चलते, हम किसी तबके को छोड़ते नहीं, सबको जोड़कर चलते, और सबको जोड़कर चलने के कारण आज बिहार आगे बढ़ रहा। लेकिन समाज में कुछ ताकतें हैं जो समाज में तनाव पैदा करना चाहती हैं, समाज के अमन चैन में बाधा पैदा करना चाहती है। तो वैसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा राजनीतिक, जो रास्ता था उससे जब भारतीय जनता पार्टी भटक गई, हम लोगों का पुराना संबंध था, पुराना गठबंधन था, लेकिन वो इस पर आधारित था कि विवादित मुद्दों को किनारे रखेंगे, विवादित लोगों को सामने नहीं लाएंगे। लेकिन जब उन्होंने विवादित मुद्दों और विवादित लोगों को किनारे रखने के अपने वचन से अलग होने का जो स्वरूप दिखाया हम लोगों के सामने, तो हम लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था, और हम लोगों ने पहले से आगाह कर दिया कि अगर ये रास्ता आप छोड़िएगा तो हम साथ नहीं चल सकते। हमने विश्वासघात नहीं किया, विश्वासघात उन्होंने किया था। उन्होंने बार बार कहा था कि हम नहीं लाएंगे विवादित चेहरे को, लेकिन उन्होंने वही किया। अंततोगत्वा हमें फैसला लेना पड़ा और हम अलग हुए हैं, सोच समझ करके अलग हुए हैं। इस देश को वह व्यक्ति नहीं चला सकता है जो समाज को जोड़कर न चल सके। देश का नेतृत्व वैसा व्यक्ति को करना चाहिए जो समाज को जोड़े। समाज को तोड़ने वाला कभी देश को मजबूत नहीं कर सकता। तो हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा और तब से हम अपने रास्ते पर चले, और न जाने कितने प्रकार की घटनाएं हुई। आप याद करिएगा, जून महीने के बाद कई प्रकार की घटनाएं यहां हुई। तो हम आपको आगाह करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अमन और चैन पसंद नहीं करते हैं, समाज की एकजुटता जिन्हें रास नहीं आती है, वैसे लोग तरह तरह का व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। तो उनसे सचेत रहना है और हर हालत में अपने सूबे में, प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम रखना। आज संकल्प लेना है, हम लोग अपनी तरफ से डटे रहते हैं, माहौल को किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे, लेकिन हर किसी को आज सचेत होना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो हम आपसे यही कहेंगे, यही संकल्प लीजिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, विभिन्न मजहब धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का माहौल, सद्भाव का माहौल बनाए रखेंगे। चाहे जो भी परिश्रम हो करना पड़े, जो भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम हर हालत में बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे। यही इस संकल्प रैली में संकल्प लेना। तो हम आपसे अपील करेंगे कि अगर हमारी बात आपको पसंद है कि हर हालत में बिहार में हम सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखेंगे, तो हाथ उठा करके संकल्प लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हजारों हाथ उठ गए और संकल्प लिया। उन लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दीजिए, कामयाब न होने दीजिए, जो सांप्रदायिक आधार पर इस देश को विभाजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। उनके मंसूबे पर पानी फेर दीजिए। प्रचार के सहारे, प्रचार तंत्र के सहारे लोग चाहे जितनी हवा बनाने की कोशिश करें, उनकी हवा चलने वाली नहीं है। वो कुदरती हवा नहीं है, बनावटी हवा है, और उस हवा का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या हो रहा है आजकल इस देश में? क्या हो रहा है? अभी दावा लोग करते हैं, विकास का मॉडल प्रस्तुत करते हैं। हमने तो बहुत छेड़ा कि भाई इस देश का विकास कैसा होना चाहिए, विकास का क्या नजरिया होना चाहिए, विकास का क्या मॉडल होना चाहिए। क्या विकसित इलाके का विकास ही देश का विकास है, या जो इलाके पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके विकास, उनका विकास करना और उनके विकास
को कैसे करेंगे उसका नजरिया सामने लाना ये जरूरी है। इस देश को वही लेकर चल सकता है जिसके पास समाज को जोड़ने का संकल्प हो और जिसके पास पिछड़े इलाके और पिछड़े तबकों को आगे बढ़ाने का कोई नजरिया। तो क्या नजरिया रहेगा? बड़ी हवाबाजी हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इतनी हवाबाजी कर रहे हैं मानो उनकी सरकार बन गई। इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जैसे लगता है कि अब क्या है, अब तो शपथ लेना बाकी है। तो मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अब उसमें भी क्या बाधा है। खड़ा कर लीजिए, संगमा साहब को राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किए थे, उनको खड़ा कर लीजिए। अब पीछे में राष्ट्रपति भवन का बैकग्राउंड बना लीजिए पृष्ठभूमि में और शपथ ले लीजिए खड़ा होकर के। अब वही एक काम बचा है। अरे भाई क्या नजरिया। गुजरात के एक मंत्री ने क्या बयान दिया है, बिहार वासियों सुन लीजिए, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी यह सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि गुजरात की गरीबी के लिए जिम्मेवार जो बिहार यूपी से लोग आते हैं वो है, हम गरीबी के लिए जिम्मेवार हैं। ये महाराष्ट्र की भाषा गुजरात से भी अब निकल रही है, याद करिएगा। जो महाराष्ट्र में बोली जाती थी वही अब गुजरात से भी निकल रही है। मैं पूछना चाहता हूं किस बिहारी के चलते गुजरात की गरीबी बढ़ी है? अगर बिहार के लोग न जाएं तो गुजरात में नमक कौन बनाएगा? अगर बिहार के लोग नहीं जाएं तो हीरा कौन तराशेगा? बिहार के लोग नहीं जाएं तो गुजरात में कपड़ा कौन बनाएगा? अगर बिहार के लोग नहीं जाएं तो गुजरात में ऊंची ऊंची इमारतें कौन बनाएगा? अरे बिहार के लोग कहीं जाते हैं तो बोझ नहीं बनते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, वहां की तरक्की में योगदान करते हैं। आज अगर कोई इलाका हमारे देश का आगे बढ़ रहा है तो उसमें बिहार यूपी के लोगों का योगदान है। अगर एक दिन के लिए बिहार यूपी के लोग न जाए वहां तो इमारतें नहीं बन पाएगी, फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बिहार का मजाक उड़ाया जा रहा है, बिहार का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब बिहार की तरक्की हो रही है, हम सब मिलकर ऐसा बिहार बनाएंगे कि हमारे बिहार के लोगों को काम की तलाश में दर दर की ठोकर न खाना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार के साथ परंपरागत तौर पर अन्याय हुआ है, परंपरागत तौर पर अन्याय हुआ। बड़ा समानीकरण की नीति लागू की गई आजादी के बाद। जो कल कारखाने हमारे बिहार के दक्षिणी हिस्सों में आते, जो आज झारखंड के नाम से जाना जाता है, वो दूसरी जगहों पर गए। तो केंद्र की नीतियों के चलते ये इलाका पिछड़ा रहा। हमारे लोग मेहनती हैं, जानदार है, हमारी मिट्टी उपजाऊ, हम पिछड़े नहीं रहेंगे। हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, हम भी इस देश के अंग हैं। हमारी तरक्की के बिना हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता है। खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे लाना होगा, और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को आगे लाने का नजरिया होना चाहिए लोगों के पास। ये नजरिया की कमी, इसलिए हम लोगों ने तय किया विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहाँ जो पूंजी लगाएगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी तो लोग पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे, लाखों नौजवानों नवयुवतियों को काम मिलेगा, बाहर जाने की मजबूरी खत्म होगी। हम तो आपके बदौलत ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि हमारे लोग बाहर क्यों न जाए, बाहर क्यों जाए, जाने को मजबूर हो। कोई भी बाहर जा सकता है, देश एक है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर काम की तलाश करना, वहां बसना, वहां रहना, रोजगार करना हमारा मौलिक अधिकार है, हम जाएंगे। लेकिन 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर जाना पड़े, यह हमें मंजूर नहीं है। इसलिए ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। हमारे लोग क्यों बाहर जाएं? बाहर के लोग आकर बिहार में काम की तलाश करें, ऐसा बिहार बन सकता है और ऐसा बिहार आपकी मेहनत की बदौलत बनेगा।
और उस रास्ते की ओर हम बढ़ चले। इसलिए हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं, 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने इस मांग के पक्ष में हस्ताक्षर किया। कोसी इलाके के लोगों ने बड़ी संख्या में उसमें हस्ताक्षर किया, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके बाद अधिकार रैली पटना में हुई, आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। दिल्ली में रामलीला मैदान में हुई, पिछले वर्ष 17 मार्च को रामलीला मैदान छोटा पड़ गया, बाहर 2 किलोमीटर तक लोग ही लोग, और इस इलाके के लोग तो गए ही, इस इलाके के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, बाले बच्चे सब के सब चल पड़े। सब लोग रामलीला मैदान पहुंच नहीं पाए, रास्ते में रहे, लेकिन इतनी अद्भुत रैली हुई। बिहारियों ने अपनी ताकत दिखलाई, केंद्र सरकार हरकत में आई, कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, लगा कि अब बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर अचानक लगाम लग गया। एक है अफवाह वाले, उनसे सावधान कर दिया। दूसरे हैं कानो कान वाले, इनको लगा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब तो अनर्थ हो जाएगा, जनता दल यू को श्रेय मिल जाएगा, बिहार की जनता की जीत हो जाएगी। लोगों ने लंगड़ी मार दिया। दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, लोगों की आकांक्षा, लोगों की जरूरत को नजरअंदाज करते हैं। गाड़ी बढ़ रही थी। 26 नवंबर को पिछले साल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर बैठक होने वाली थी, टाल दी गई, टल गई। हमने तो हक की लड़ाई छेड़ी थी, बिहार के लोग अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, वो राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से लोगों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आज हम आपका आह्वान करने आए हैं कि इस राजनीतिक फैसला का जवाब अगले लोकसभा के चुनाव से दीजिएगा, और तीनों की तीनों सीट जनता दल यू में है और जनता दल यू को दिए रखिएगा, बनाए रखिएगा। दिल्ली में ताकत की पूजा होती है, अगर ताकत होगी तो लोग दौड़ करके विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इसलिए अगर हक हासिल करना है, आगे बढ़ना है, तो एक एक वोट के महत्व को समझिएगा, एक वोट भी बर्बाद मत करिएगा, और ये संकल्प लीजिए, लोकसभा के चुनाव में एक एक वोट जनता दल यू को देंगे, तीर का बटन दबाएंगे, और साथ ही साथ ये संकल्प लेना है कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है, जब तक जो हमारा विकास का अधिकार है, हमारा जो हक है, ये भीख नहीं है, ये अधिकार है, हम हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही संकल्प रैली में यह भी संकल्प लेना। तो जो लोग इस बात से सहमत हैं कि अपने हक को लेकर रहेंगे, हाथ उठा करके संकल्प लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संकल्प लिया, इस पर कायम रखिएगा, और इसको प्राप्त करने का सबसे बड़ा मौका आ गया है आपके हाथ में, जिसका हमने जिक्र किया। तीर का बटन दबा करके ही इसको हासिल किया जा सकता है। अब हम लोग काम कर रहे हैं। अब इधर जो अफवाह मास्टर लोग हैं, क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, अब सचेत रहिएगा। ये अफवाहबाज लोगों से सावधान रहिएगा। ये अफवाहबाज लोग ऐसा अफवाह फैलाता है कि कुछ साल पहले गणेश जी सब जगह दूध पीने लगे। एक दिन शहर में दूध पिए, अगले दिन देहात में दूध पीने लगे। अभी हाल में दिन में एक रोज अचानक नमक बाजार से गायब हो गया। हम काम में थे, हमको कोई कहा कि हल्ला हो गया, अफवाह हो गया, नमक गायब हो गया। हमने मोर्चा संभाला, पूरे पुलिस प्रशासन सबको सड़क पर उतार दिया। पार्टी के सब लोगों को कहा कि भाई लग जाइए, ये झूठी अफवाह है, इसमें गड़बड़ कर रहा है। अफवाह वाला अपना मशीन का जांच कर रहा है कि अफवाह फैलाने वाली मशीन हमारी ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, जो तुरंत सड़क पर आ जाइए। शाम होते होते नमक बाजार में फिर आ गया। तो ये ऐसे ऐसे अफवाह मास्टर है। आजकल क्या अफवाह फैला रहे हैं, कह रहा है कि अरे शरद जी का, नीतीश जी का दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हम लोगों को दे दीजिए, विधानसभा में उन लोगों को फिर दे दीजिएगा। कैसा जोर का अफवाह फैला रहा। हम आपको यही आगाह करने आए हैं कि अगर लोकसभा की सीट हम लोगों को नहीं मिली
तो हम लोगों की सरकार को कोई रहने देगा? सचेत हो जाइएगा इन अफवाहबाजों से। अगर दिल्ली में सीट नहीं मिली हम लोगों की तो हमारी सरकार नहीं रहती है, और ये जो काम हो रहा है गरीब गुरबा के लिए वो काम ठप पड़ जाएगा। शाम होते लोग घर लौटते थे, आज किसी को चिंता नहीं रहती है। बिहार बदनाम था नरसंहारों के लिए, वो बीते दिनों की बात हो गई। तो फिर से वो जमाना लौटेगा। सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क है, ये पता नहीं चलता था। वो दौर फिर से लौटेगा। इसलिए इस अफवाह से सचेत रहिएगा। अगर दिल्ली में हम लोगों की ताकत नहीं बनती है तो बिहार में भी सरकार नहीं रहती है। इसलिए इससे सचेत हो जाइएगा। ये बड़ा होशियार लोग है, बहुत होशियार लोग है, इसलिए उससे सचेत रहना। और आप सब लोगों को एक एक चीज के लिए हमेशा सजग रहना। और हम लोग अब देशव्यापी ये जो प्रचार तंत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चलता है, कांग्रेस पार्टी का चलता है, उसमें कोई दम नहीं है। अब देश में असली विकल्प के लिए मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। कल शरद जी और तमाम नेताओं ने मिलकर के ऐलान किया है, 11 पार्टी ने मिलकर के, उसमें जनता दल यू शामिल है, जनता दल एस देवेगौड़ा जी का शामिल है, समाजवादी पार्टी यूपी का शामिल है, बीजू जनता दल उड़ीसा का शामिल है, अन्ना डीएमके तमिलनाडु की शामिल है, असम गण परिषद असम का, श्री बाबूलाल मरांडी का असम विकास मोर्चा, वामपंथी पार्टियों में 4 पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, 11 पार्टी की मीटिंग हो गई। पहला कदम बढ़ा दिया कि संसद में हम एकजुट होकर के ब्लॉक बनाएंगे। अब ये बात आगे चल रही है, बढ़ रही है, हम सब लोगों की बात हो रही है, फिर बात आगे बढ़ेगी। सबका मिला करके हम लोग एक फेडरल फ्रंट, संघीय मोर्चा बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। और ये संघीय मोर्चा सबसे ज्यादा ताकतवर राजनैतिक रूप से होने वाला है। इसलिए परेशानी हो गई। हवा बांधने वाले, हवा पर तैरने वाले लोगों के में परेशानी है, बेचैनी है। अब जितने हवाबाज लोग हैं वो सब लोग अब बेचैन हो रहे हैं। आपने सुना कलकत्ता से बयान आया, कल कोलकाता में भाजपा की रैली से वहां से परेशानी हो गई। अभी फेडरल फ्रंट संघीय मोर्चा बना नहीं है कि पहले ही घबराहट बेचैनी शुरू हो गई। इसलिए ये नकली हवा, ये कोई मजबूत इमारत उनकी नहीं है। ये बालू के भीत पर खड़ी इमारत बनाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। वो ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, कहीं अता पता नहीं रहेगा। और इस बिहार में तो उनको जो भारी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, उस दिन चुनाव के बाद लोगों को समझ में आएगा। ये बिहार के गरीब लोग बोलते कम हैं, उनकी ताकत को लोग नजरअंदाज करते हैं। उनके समर्थक, उनके सक्रिय कार्यकर्ता चौक चौराहा पर बोलते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि बड़ा भारी बात है। अरे जहां असली वोट का खान है वो मन बना करके बैठा हुआ है। हम लोगों की रैली ये 10वीं रैली है सहरसा। संकल्प रैली हमारी हो गई शुरू। चंपारण से हम लोगों ने शुरू किया, 7 दिसंबर को, 15 दिसंबर को पूर्णिया, 21 को मुजफ्फरपुर में, 29 को दरभंगा में, फिर 19 तारीख को जनवरी महीने में गया में, 25 को मोहनिया में, 29 को बांका में, 1 तारीख को गोपालगंज में फरवरी में, 2 तारीख को लखीसराय में, और 10वां 6 फरवरी को आपके इस ऐतिहासिक मैदान में हम 10वीं संकल्प रैली कर रहे हैं। लेकिन इसकी खबर बहुत कम छपती है, इसको बहुत कम दिखाया जाता है। हम बड़ा प्रसन्न रहते हैं। अगर हवाबाजी ज्यादा हो जाता है तो नीचे कुछ दम नहीं रहता। हम लोग जमीन पर के लोग हैं, हमारे लोग जमीन पर सोते हैं। हवा में तैरने वालों,
सावधान रहना। ये जमीन पर सोने वाले की ताकत को नजरअंदाज मत करना। ये जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। अब इनको भरमाने से इनमें भ्रम पैदा होने वाला नहीं। तो आपसे हम यही अपील करेंगे कि इस एकजुटता को बनाए रखिएगा। और एक ही आखिरी बात हम आपको कहेंगे कि हम सब लोगों को पढ़ना है। अब ज्ञान की दुनिया है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अब लाठी में तेल पिलाने का जमाना नहीं है, कलम में स्याही डालने का जमाना है। इसलिए बेटा हो या बेटी, सबको स्कूल जरूर भेजिएगा। हमने लड़की के लिए पोशाक की योजना शुरू की, लड़की की संख्या बढ़ गई। साइकिल योजना की शुरुआत की, लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। लड़कों ने कहना शुरू किया, अंकल हम लोगों का क्या होगा? तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दिया। अब तो लड़कियों के लिए पहला क्लास से 10वां क्लास तक छात्रवृत्ति भी हमने दे दिया। तो अब सब इंतजाम किया जा रहा है। तो अब पढ़ना, इसलिए एक संकल्प लेना है, बेटा हो या बेटी, पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजना। पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो जो इससे सहमत है, बेटा हो या बेटी पढ़ने के लिए जरूर भेजना है, तो जरा हाथ उठा के संकल्प लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने संकल्प ले लिया। इसलिए शिक्षा पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिहार को अपने हक को हासिल करना है, विशेष राज्य का दर्जा लेना, और समाज में शांति और सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को कायम रखना है। और इस एकजुटता के बदौलत बिहार को आगे बढ़ाएंगे, खूबसूरत बिहार का निर्माण करेंगे, जो हमारे हिंदुस्तान की प्रगति में अपना योगदान करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप जो उत्साह के साथ और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और मिलकर आगे बढ़ेंगे, नया बिहार बनाएंगे, सुंदर बिहार बनाएंगे, खूबसूरत बिहार बनाएंगे। ऐसा बिहार बनेगा कि कभी भी बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना सब दिन शान का विषय होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।